हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका बुक के हिसाब से, और यह है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिज्म के जो सब्सटेंसेज हैं या जो मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट वाला जो लेक्चर था, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता था, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इंड्यूस्ड हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग वायर, उनके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। मैग्नेटिज्म का जो इनका बिहेवियर था वो हमने डिस्कस किया था। फिर करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना, किस तरीके से फोर्स लगता है, चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये सब हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था। अभी हमारा इस लेक्चर का जो मेन मकसद है, इस चैप्टर का जो मेन अपना टारगेट होगा, वो होगा कि कुछ नेचर में भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अवेलेबल है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैग्नेटिज्म के लिए बिहेवियर शो करते हैं कि जो कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए वो रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, ये सब चीजें शो करते हैं। उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज है उनको, जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाते हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। या कोई आपके पास जो सोलेनॉइड, जो कंप्लीट एक पूरा करंट कैरिंग लूप का तो हमने डिस्कस किया था, जो पूरा कंप्लीट सोलेनॉइड है, क्या वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, या जो बार मैग्नेट है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर सकता है। ये सब चीजें हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट के लिए हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये इसलिए करना है बार मैग्नेट के लिए डिस्कशन, क्योंकि हमने जो लास्ट वाला लेक्चर, लास्ट वाला जो चैप्टर किया था, वहां पर भी हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में थोड़ा, और थोड़ा हम फिर से एक बार यहां पर भी 10 मिनट के अंदर इसको रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आए आपके सामने तो आप इसको अच्छे से कर सको। तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट। देखो आपको पता है, पहले मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट एक मेटेलिक पीस होता है जिसके अंदर यहां पर दो अलग अलग पोल्स होते हैं। एक इनमें से होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। ये आपके पास बार मैग्नेट है, इसमें एक साइड में होगा नॉर्थ पोल और एक साइड में होगा साउथ पोल। ये पोल्स, दूसरा कोई आप इसके पास सब्सटेंस आता है, मटेरियल आता है, तो उसके ऊपर भी ये कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करता है, फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है ये अपना। ठीक है, तो इसके आसपास में जो सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस जो है, जैसे आपके पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन सब को ये क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ये अगर इसके सामने, इसके आसपास में कोई सब्सटेंस आता है तो ये इसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, अपना एक आसपास में ऐसा रीजन बना लेता है जिसमें ये किसी दूसरे सब्सटेंसेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो इस रीजन को जहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कशन किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इस रीजन को। और ये सब्सटेंस जो कि आपके पास ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल या इसका साउथ पोल कितना कम या कितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस स्टडी को, या कितने फोर्स कम या ज्यादा लगाने की जो एबिलिटी है, उसको आप बोलते हो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये आपने पहले भी, हमने इसको बारे में बता रखा था। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जस्ट लाइक आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहां पर आप कंपेयर करो। आपने एक तो डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अब हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, या आप इसको मैग्नेटोस्टैटिक भी बोलते हो। मैग्नेटिज्म हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में आप अब इसको कंपेयर करके चलो, क्योंकि हम यहां पर इस चैप्टर में 2 से 3 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होंगे जो इन दोनों के कंपैरिजन से हम यहां पर इसको स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है,
पहले सिलेबस में ये कंप्लीट मैग्नेटिज्म होता था, सेम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेम वैसा का वैसा, उतना का उतना यहां पर हमें फिर से स्टडी करना है। लेकिन अब ये सारी चीजें तो यहां से सिलेबस से हट चुकी है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाए इस तरीके से बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर करके हम बात करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर आपके पास में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज, जो चार्ज का जो काम है क्या करता है, दूसरे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, अपने आसपास में कोई रीजन आ जाता है, उसकी रीजन के अंदर कोई चार्ज है, उसके अंदर फोर्स लगाता है। तो यहां पे जो काम चार्ज करता है वहां पे काम यह होता है पोल स्ट्रेंथ। यहां पर वो काम किसका होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। चार्ज को आप यहां पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कुछ लोग इसको QM से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, नाम सेम ही है, और आप इसको बार मैग्नेट भी बोल सकते हो। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, वहां पे आप मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हो और उसको बार मैग्नेट भी बोल सकते हो। ठीक है। फिर यहां पे अगर आप देखोगे कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी दूसरे पोल पर या किसी भी करंट कैरिंग वायर पे इसकी जो जितना ज्यादा ये फोर्स लगा रहा है, कितना कम फोर्स लगा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को आप मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हो। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल, वहां पे मैग्नेटिक डायपोल, सीधी सी बात है। फिर यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको आप E से रिप्रेजेंट करते हो, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको आप B से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। फिर यहां पे जो कांस्टेंट होता है, यहां पे कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻⁻12, ये इसकी यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। जबकि मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट होता है ना, वो होता है μ0/4 पाई। यहां पे μ0/4 पाई कांस्टेंट होता है, और इस जगह पर μ0 की जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये आपके पास इसका कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि यहां पे अगर आप बात करोगे तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप P से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल P से, और ये इसकी जो डायरेक्शन है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। सेम तरीके से वहां पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी डायरेक्शन होती है N टू S। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ना, इसको हम यहां पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये होती है साउथ पोल से स्टार्ट होके
नॉर्थ पोल की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये आपको यहां पर सब कुछ एक तरीके से दोनों का कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। अब यहां पर देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इस चैप्टर के अंदर जो 2 से 3 टॉपिक हमारे पास आएंगे वो इन दोनों के जो अलग अलग डिवाइस होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यहां पे आपके पास हो गया बार मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेटिज्म के अंदर। अब बार मैग्नेट के कारण इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसके एक्सियल पॉइंट पे, इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे, वो सेम हमें इसकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी कि कितना होता है। तब हमें पूरा डेरिवेशन हम करेंगे नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पूरा कंप्लीटली डिटेल में स्टडी किया हुआ है तो क्यों इसका दोबारा से पूरी फिर से मेहनत करें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा यहां पर। फिर अगर हम बात करें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू वैसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, कि यूनिट चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस रीजन के अंदर, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, यही तो हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है। सेम तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू भी होता है फोर्स, क्योंकि जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहां पर अगर बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लगेगा, वो भी लगेगा F इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। यहां पे K है जिसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है आपके पास यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इस जगह पर K की वैल्यू है। तो यहां पर मैग्नेटिज्म के अंदर जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसके अंदर जो दो पोल्स है ना, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ m2 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलरली सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर मैग्नेटिज्म में ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ अपॉन एम नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो नॉर्थ पोल होगा वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट पर, उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें लिख भी सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जिसकी यूनिट पोल स्ट्रेंथ होगी वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू होती है ये। अब आपको पता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन, के की जगह हम यहां पर क्या यूज करेंगे, वो कांस्टेंट पूरी वैल्यू यूज करेंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कि आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 आर स्क्वायर। सिमिलरली इफ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट करें, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं इफ पॉसिबल देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल, कोई अकेला अगर पोल, इफ पॉसिबल, या आप ध्यान रखना इफ पॉसिबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर। ये सिंपल सा है, ये आप दोनों चीजें यहां पर ध्यान रखकर चलोगे। अब जो बार मैग्नेट होता है उनके बारे में हम बात करें कि जो बार मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हम डिस्कस करेंगे यहां पर वो मैग्नेटिक डायपोल के कारण करेंगे। और यहां पर आपने इतना सब कुछ डिस्कशन कर लिया है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में पोल स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू m म्यू नॉट 1/4πm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F अपॉन क्यू नॉट हो गई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू F अपॉन एम नॉट हो गई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गई। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू m म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर हो गई। m इज ए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इतना आपको यहां पे पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास आगे करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। जो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल है इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। ये आप देखो, तो यहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो ये बार मैग्नेट है, ये आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट के लिए ये एक साउथ पोल हो गया, ये एक नॉर्थ पोल हो गया, और ये इसकी एक्सिस हो गई, हम इसकी एक्सिस भी बना देते हैं, ये इसकी एक्सिस हो गई जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच से पास हो रही है, ठीक है। फिर यहां पर इसका ये एक सेंटर हो गया O, इस सेंटर से अगर आप कोई डिस्टेंस x कंसिडर कर रहे हो तो इस पॉइंट डिस्टेंस x पर पॉइंट कोई है P, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम यहां पर इसको हमें कंप्लीट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है, बनता कैसे है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट अगर पता करना है तो इसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π, ये कांस्टेंट हो गया, और 2 इंटू m अपॉन आर क्यू, ये हो गया यहां पर इस कंडीशन में जहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया जब ये डिस्टेंस x। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर इनकी जो डिस्टेंस है ये है L, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस अगर L है तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, x L से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, उसी कंडीशन में होगी। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी डायपोल के कारण, वो आती थी
E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। जब हमारे पास जो ये r की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जो आपके पास ये डायपोल है, इस डायपोल की जो डिस्टेंस ये 2a होती है, इसके कंपैरिजन में ये सेंटर से डिस्टेंस a हो जाती है। और यहां पर भी ये जो x है ना, इसकी वैल्यू आप ये r आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो डायपोल है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम बना के। ये आपके पास बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस के नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, आउट होती है, और इसका ये जो साउथ पोल है यहां से एंटर करती है। तो यहां से क्या होगा, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इस नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी इस तरीके से, और ये इंफिनिटी पे जाके खत्म होगी। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इस साउथ के परपेंडिकुलर एंटर करेगी और यहां पर इसके अंदर आके खत्म नहीं होगी, और ये ना ये इंफिनिटी पे खत्म होगी, ये क्लोज लूप बनाती है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बाहर तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ के अंदर एंटर करती है, इस तरीके से चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और इसके अंदर साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ ये ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर ये क्लोज लूप बन गया, जबकि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हो तो वहां पर क्लोज लूप नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। ये इसके बाहर यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही है। फिर अगर हम यहां पर और बनाएं तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे बन रही। इसके अंदर बहुत डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है जब आपके पास कोई बार मैग्नेट होता है इस कंडीशन में। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये इसके अंदर से जाएगी, ये ऐसा नहीं कि इसका टच होके निकल जाएगी, इसके अंदर से होगी, जो हम डायग्राम बना रहे हैं इसके अंदर। फिर यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके से ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कौन? मैग्नेटिक डायपोल। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर हुई है उतनी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे आउट होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी डायपोल के अंदर, मैग्नेटिक डायपोल है या कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के लिए आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हो। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण ही यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब आपके पास इसकी एक्सियल लाइन पे, तो आपको क्या मिल के आएगा, उसकी वैल्यू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब व्हेन दिस r डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो ये r कब होगा? जब ये डिस्टेंस x की जगह r होगी। अगर यहां पे x डिस्टेंस है तो ये भी x होगा, अगर ये r है तो ये भी r होगा। जो कोई भी डिस्टेंस आप यहां पर ये वाली ले रहे हो, वही डिस्टेंस आपको यहां पर फॉर्मूले के अंदर लेनी है। अब आप सबको पता है ये सब चीजें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, 10th क्लास में आते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, इनकी पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, इसके पोल्स के नजदीक सबसे ज्यादा होती है, इस पोल के नजदीक सबसे ज्यादा होगी। लेकिन नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल के पास में इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा। और साउथ पोल की तरफ या साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा इनवर्ड की तरह काम करता है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि नॉर्थ पोल एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। सिंपल सी इतनी बात। फिर अगर हम इसमें और बात करें तो आपके पास यहां पर जो इसकी इक्विटोरियल लाइन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपके पास एक
बार मैग्नेट है, ठीक है। और ये जो बार मैग्नेट होगा इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये क्या होगी, इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलावा यहां पर एक इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन होगी जो इसकी एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसकी एक्सिस से क्या होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी। तो इस लाइन को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोलते इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हो। अगर यहां से प्लेन पास हो रहा है तो इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा, अगर यहां से लाइन पास हो रही है तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है यहां से लेकर यहां पर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं ये सारे पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएंगे, और ये सेंटर वाला इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर किसी भी जगह पे जो इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो ये देखो। तो उसकी डायरेक्शन जब आप देखोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है और वो इस तरीके से चलती है। तो मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है यहां पर वो इस तरफ होगी, ठीक है, हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखो, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। आर क्या है, यहां से इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है। तो या और फिर से अगेन इसकी अगर लेंथ, कंप्लीट लेंथ अगर एल है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन जितना आपको जरूरत है यहां पे 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम के लिए केवल उतना इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं। ये सब चीजें आपके एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वगैरह इस टाइप की चीजें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसका जो यहां पर इसका काम आने वाली चीज है वो, कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस चार्ज पार्टिकल Q पर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा Q इंटू E, ठीक सी बात है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि यहां पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गया B, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पोल रखा हुआ है, नॉर्थ पोल मान लो, साउथ पोल मान लो, कोई भी एक सिंगल पोल, सिंगल पोल क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, फिर भी अगर करता तो अगर ये M स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू आ जाती M इंटू बी, अगर ये नॉर्थ पोल है तो। और अगर यहां पे साउथ पोल अगर होता तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो क्या लगता, F इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू बी। और ये क्योंकि माइनस क्यों है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण है, अदरवाइज आप इसको केवल मैग्नीट्यूड केवल एम बी ही होता है। सेम तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नीट्यूड तो क्यू इंटू ई, लेकिन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इसलिए। तो अब हम यहां पर इसके बारे में इतनी बातें हमने करी है। और जो मैग्नेटिक डायपोल होता है इसके कारण जो डायपोल मोमेंट है, या जिसको आप मैग्नेटिक मोमेंट कहते हो, ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल M इज इक्वल्स टू, ये जितनी इसकी लेंथ है दोनों के बीच की डिस्टेंस इंटू M, ये हो गई, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायपोल। अब अगर आप इसको ब्रेक करते हो, काटते हो, आधा करते हो, तो इसकी में वेरिएशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जो हमने 4th चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। आप कंप्लीट बहुत अच्छे से वो लेक्चर फिर से एक बार देख सकते हो, या आई होप आपने अगर देखा होगा तो आपको आता होगा, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सीधे से काम के टॉपिक पे, जो अब अपने एग्जाम के लिए भी हमारे सिलेबस में है और ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल होगा और यूनिफॉर्म होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहां पर आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद हम उसके अंदर डायपोल रखेंगे या बार मैग्नेट रखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, सेम वैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहां पर कंसिडर कर ली है। ये एक मैग्नेटिक डायपोल है और इस मैग्नेटिक डायपोल में हमारे पास ये अलग अलग, इसका ये जो साइड है ये नॉर्थ पोल है, ये जो साइड है ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसकी एक्सिस भी बना देते हैं, ये इसकी एक्सिस हो गई एक। ये इसकी एक्सिस हो गई। और अब हमें पता है कि ये डायपोल अपने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ओके, कितना एंगल पर है, थीटा पर। तो यहां पर इस नॉर्थ पोल के ऊपर किधर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इधर फोर्स लगेगा एफ, नॉर्थ के कारण। और साउथ के ऊपर कितना फोर्स किधर फोर्स लगेगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों हमने डिस्कशन किया है जस्ट अभी। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चला कि फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू M, इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू F, ये हो गया। देन फोर्स ऑन साउथ पोल, साउथ पोल के ऊपर F इज इक्वल्स टू M इंटू एफ। और ये जो M इंटू एफ में यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर आप अब देखोगे नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो नेट फोर्स जब आप देखोगे तो ये F1 कंसिडर कर लो, ये F2, तो आप लिखोगे F1 माइनस F2। ऑपोजिट क्यों, क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव M, तो ये आ जाएगा MF माइनस MF इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास यहां पर क्या हो गया, डायरेक्शन एंड जो फोर्स है इसकी नेट वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेट वैल्यू 0 आने से आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई कि नो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स। ओके, हेंस नो ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन तो होगी नहीं, मतलब ये हुआ ये जो आपके पास डायपोल है, ये डायपोल ना तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ना इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ना ऊपर ना नीचे, किधर भी मोशन नहीं करेगा। लेकिन यहां पर दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, यहां पे दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो बहुत अलग अलग है। अब लाइन ऑफ एक्शन की मैं अगर बात करूं वो क्या होती है, वो आपको पता है, मैं आपको बार बार बताता हूं। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है ये वेक्टर जिसके अलोंग F लग रहा है, F एक्ट कर रहा है।
जहां से यहां से लेकर लास्ट तक जितनी लाइन है ये पूरा एफ का वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन है। जितनी आप आगे बढ़ा सको इसको बढ़ा दो, जितनी पीछे बढ़ा सको बढ़ा दो, और फिर सिमिलरली आप इनको भी ऐसे पीछे इंक्रीज कर दो। अब कहीं पर भी कितना भी इंक्रीज कर दें आप, ये कभी भी एक दूसरे के साथ या एक दूसरे पर क्या होने वाला है, मिलने वाले नहीं है। तो इनकी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो यहां पर एक दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई। इनमें दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो है ये जो है ये आपके पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। किसकी, इस फोर्स की F1 से F2 के बीच में। तो अब दोनों का अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण यहां पर क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू बता करो आप, टॉर्क कितना है। तो आपको पता है यहां पे टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम आप इसको आगे लेकर चलते हैं। तो देखो टॉर्क इक्वल्स टू टाउ, और फोर्स कितना है, m इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आप अगर यहां से इनकी नेमिंग करो तो ये साउथ S N और ये N, तो N तो ऑलरेडी हो गया, M कर दो, N M ये कर दिया आपने। और ये आपकी जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करनी है आपको। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो यहां पर आप लिखो इन ट्राइंगल एस एन एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एन एम अपॉन एस एन, और ये आपके पास एन एम इज इक्वल्स टू एस एन साइन थीटा, और एस एन कितना है, ये दोनों हम यहां पर क्या लेते हैं, एल, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो एल साइन थीटा हमने कर लिया। तो ये अब देखो एक बात बता दूं, हो सकता है आपके कुछ टीचर्स ने यहां पर इसको एल की बजाय 2L लिया हुआ होगा। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे फिर वो आपके पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो m इंटू 2L आ जाएगी। सिंपल सी बात है। हो सकता है कुछ लोग यहां पर ये जो m है स्मॉल m इसको q ले ले, q कंसिडर कर ले, QM। तो आपको दोनों ही चीज इस तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम यहां पर ये वैल्यू रख देते हैं m b इंटू एल साइन थीटा। तो m l b साइन थीटा, आप यहां पर इसको आप लिख सकते हो m b साइन थीटा टाउ। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको इजीली लिख सकते हो। कैसे, टाउ खुद वेक्टर है इज इक्वल्स टू m क्रॉस b, ये दोनों भी क्या है, वेक्टर है। m फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बता दूं, जब ये वेक्टर फॉर्म में आ गए, वेक्टर इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको टाउ को फाइंड करने के लिए इनकी डायरेक्शन भी देखनी होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो डायरेक्शन से फर्स्ट आप ये ध्यान रखो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है फर्स्ट वेक्टर से अपनी फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करो। जब यहां से फर्स्ट वेक्टर तो ये है, सेकंड वेक्टर सामने है, तो यहां से आप इसकी तरफ रोटेट करोगे तो थंब विल बी इनसाइड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन में इनसाइड है ना, तो यहां पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर ये ऐसे नहीं होता बल्कि इसके ऑपोजिट होता, थोड़ा इंक्लाइंड होता दूसरे डायरेक्शन में। कैसे, देखो ये आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं एक बार फिर से। ये आपके पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है,
उसके साथ ये आपका डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, देखो ये कलर है, येलो चेंज हो गया ये भी अब है। तो यहां पे अगर ये नॉर्थ पोल होता, ये साउथ होता, इसके ऊपर इधर फोर्स लगता, इसके ऊपर इधर फोर्स लगता, तो और जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में है। पोल्स के कारण, मैग्नेटिक पोल्स के कारण जो डायपोल मोमेंट होता है ना वो साउथ से नॉर्थ होता है। और करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट को आप उस लूप को आप ऐसे अपने फिंगर से पकड़ो तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो एम की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास एम है, तो थीटा ये, तो एम नीचे की तरफ और इसको आपने एम से बी की तरफ टर्न किया, तो दिस थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। तो ये फिर क्या हो जाता, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब ये इस ओरिएंटेशन में है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, और जब ये इस ओरिएंटेशन में है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐसे इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमारे सिलेबस में है, अच्छे से हैं, और अच्छे से ही हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखो आपके सामने यहां पर टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें पहले इसको हमने निपटा दिया है। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इस टॉर्क के अंदर देखो क्या क्या इसका आगे का काम है वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखो ये हमने हटा दिया सब कुछ। आपके पास है टॉ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। और आपने किसी भी जो करंट कैरिंग लूप है उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू आपने फोर्थ चैप्टर में करी थी, उसकी वैल्यू भी फाइनल वैल्यू तो एम बी साइन थीटा ही आ रहा था। वहां पे एम की वैल्यू अलग डायरेक्शन में होती है, वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। और वैसे इसके प्रीवियस जो फॉर्मूला आया था वहां पे वो आया था एन आई ए बी साइन थीटा, और ये एन आई ए का मतलब एम बी साइन थीटा, ऐसी तो आता। यस। फिर हम बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा जीरो अगर है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, टॉ इज इक्वल्स टू एम बी इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया केस वन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, ये हमने इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था, अभी फिर से देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको पूरा करते हैं। ओके, पहले देखते ही हैं। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आपने इसको ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया और ऐसे रख दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, और ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर ये देखो कि अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास डायपोल है, ये डायपोल आपको किस तरीके से ऐसे ये ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और जब आपने इसको ऐसे रख दिया, इस ओरिएंटेशन में रख दिया कि यहां पे नॉर्थ यहां पे साउथ, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगा, इसके ऊपर इधर फोर्स, तो फोर्स भी जीरो, एफ तो जीरो है ही, हर कंडीशन में है। इस बार टाउ भी जीरो हो गया, तो यहां पर फिर ये छेड़ा नहीं जाएगा, इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे वापस इसी पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेगा, तो ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन हम इसके अगर आगे की बात करें, आगे क्या होता है, तो देखो केस सेकंड, थीटा इज इक्वल्स टू 90
और साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है टाउ इज इक्वल्स टू एम बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू एम बी, मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे टॉर्क है, तो ये क्या है, अगर ऐसा रहेगा, ये कंडीशन आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ये। देन हमारे पास है इसका केस 3। केस 3 क्या कह रहा है? केस 3 ये कह रहा है आपको कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180, थीटा जब 180 है तो यहां पर साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। टाउ इज इक्वल्स टू एम बी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू तो 0 आ गई यहां पे, मतलब टॉर्क तो नहीं लगेगा, लेकिन ये जो है ना, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब देखो यहां पे फिर से एक बार फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। या आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, या आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है, और आपने डाइपोल को इस तरीके से चेंज करके रख दिया, ये आपके पास नॉर्थ और ये आपके पास साउथ, इसका एम की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है, और बी आपके सामने ये है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इस कंडीशन में ये क्या है, टॉर्क तो 0 है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे, आपने अगर इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया, नॉर्थ को इधर साउथ को इधर, तो फिर ये इसके अलोंग ऑसिलेट नहीं करेगा, ये यहां से पहले तो इधर घूमेगा, फिर इसके अलोंग ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में चला जाएगा। ये कंप्लीट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये ट्राई करेगा कि ये इधर आ जाए, ये जो नॉर्थ है वो इधर आ जाए और साउथ है वो इधर आ जाए। इस तरीके से काम करेगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आपको पता है इसके अराउंड ये ऑसिलेट करेगा, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करेंगे, ये आपके पास जो टॉर्क है, टॉर्क का कंप्लीट मटेरियल यहां पे पूरा हो चुका है। इस स्टेबल अनस्टेबल मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब 90 डिग्री होगा। अब 270 पे क्या है, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 270 अगर होगा एंगल, यहां पे अगर आप फिर से बात कर सकते हो, केस 4, ये वाला केस कोई डिस्कस नहीं करते, जरूरत भी नहीं होती। 270 और साइन 270 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? -1, और यहां पे टाउ इज इक्वल्स टू एम बी इंटू -1, तो -mb ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका भी मैक्सिमम है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव में है। इतनी सी आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मैग्नेटिक डायपोल है, वहां पे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल कर चुके हैं, सेम आएगा, अभी कर लेते हैं इसको भी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, इजी है, अभी देखते हैं क्या करता है, और ये है सिलेबस में भी है। तो देखो फिर से, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही होगा डायपोल, इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली पहले से पता होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले यहां पर ये एक आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है? एक
डायपोल है। अब इस डायपोल को मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ये आपके पास यहां पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ओके। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क कितना है, ये देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल कितना होगा, टॉ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, किसी भी सिस्टम को, कोई भी सिस्टम हो चाहे आपके पास, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपका मास का सिस्टम हो, ग्रेविटेशन का सिस्टम हो चाहे, ठीक है, या कोई अदर सिस्टम हो, किसी सिस्टम को बनाने के लिए या उस स्टेट ऑफ पोजीशन में लाने के लिए जितना हमें एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया हुआ होगा, वो कंप्लीट वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमारे पास इस डायपोल को किसी भी स्टेट ऑफ एनर्जी में लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा उतना इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हम यहां पर मानेंगे सबसे पहले कि आपको इस, जो आपके पास ये डायपोल है, किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, किसी एंगल थीटा पे या थीटा डैश पे, कोई भी आप वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस थीटा एंगल पे रखा हुआ है और थीटा एंगल से आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट किया, आपने इसको थीटा एंगल से थोड़ा रोटेट किया, तो आपके पास ये जो डायपोल को रोटेशन हुआ डी थीटा, छोटा सा स्मॉल एंगल से रोटेट किया, इसके अंदर कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जब आप डायपोल को रोटेट करोगे ना, उसी में वर्क है। जैसे आप ये देखो, यहां पर हम अगर किसी डायपोल को इस तरह से रख रहे हैं, तो जितना वर्क यहां पे नॉर्थ पोल के रखने के लिए करना पड़ेगा, सेम उतना ही वर्क यहां पे साउथ पोल को रखने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो नेट जो वर्क डन है यहां पर इस ओरिएंटेशन में कितना हो गया, 0। तो इस ओरिएंटेशन की नेट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस 0 तो 0 होता है, 0 के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना हमें कुछ मिलेगा ना हम कुछ करेंगे, तभी तो होगा 0। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डी थीटा से रोटेट कर दिया, यहां से थोड़ा रोटेट कर दिया, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा और रोटेट करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, फिर और रोटेट करेंगे और वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन हमने थोड़ा 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 करके किया है, वो सारा ऐड होकर इस ओरिएंटेशन की, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। वही हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लो डी थीटा से इसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू रोटेट डायपोल बाय डी थीटा। तो क्या वर्क करना पड़ेगा आपको, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर रोटेशन, जैसे वर्क डन होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर रोटेशन एनर्जी मोशन है तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है, एम बी साइन थीटा तो डी थीटा। यह आपका स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब हम इसको और आगे लेके चलते हैं। क्या, यहां पर हम लेके चलते हैं वर्क डन कंप्लीट। अब जो कंप्लीट रोटेट करने के लिए फाइंड आउट करना है, वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम, इधर ही लिख लेते हैं, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम बी
साइन थीटा डी थीटा, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू एम बी। अब एम बी तो क्या है, यहां पे जब डी थीटा है ना, तो इस थीटा वाली क्वांटिटी का ही इंटीग्रेशन होता है। एम बी तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। क्या कि अभी आप बहुत मेच्योर हो, तो इसलिए आपको ज्यादा इसमें अंदर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम थोड़ा सा इसको खींच सकते हैं। तो ये W इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास W इज इक्वल्स टू आ गया एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस और माइनस फिर प्लस प्लस कॉस थीटा 1। तो ये जो वर्क डन है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। तो U इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया आपका नेट वर्क डन, आपने कॉस थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं यहां पर इफ या फ्रॉम थीटा 1 इक्वल्स टू 90 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। अब थीटा 1 को 90 क्यों लिया वो मैंने बता दिया कि 90 जब लेते हैं इस ओरिएंटेशन में, जब ये रखा जाएगा तो नेट इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा, 0। परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में इस डायपोल की नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, तो आपके पास हो जाएगा ये U इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 की जगह कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 90, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 तो 0, तो माइनस एम बी कॉस थीटा U। ये आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या करना है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 और कॉस 90 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 और कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास U इज इक्वल्स टू एम बी इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास केस 1। फिर हम बात करेंगे केस 2 की आगे। केस 2 की बात करने पर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 और कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास U इज इक्वल्स टू जाएगा माइनस एम बी इंटू 0 नॉट 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस एम बी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है कॉस थीटा 90 के कारण। अब इस जगह पर जो मिनिमम एनर्जी है ना, तो जिस किसी भी सिस्टम की एनर्जी जब भी मिनिमम होगी, वो सिस्टम हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही कॉन्सेप्ट है। फिर केस 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 और कॉस 180 मतलब 180 इज इक्वल्स टू -1, तो U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी इंटू -1, तो ये आ जाएगा प्लस एम बी। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां हो गई, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने आप हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर देखना है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ।
पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके जब आप स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हो ना, तो ये आपका ये मान लो वन ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे, ये इतना ही है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी का इतना ही होता है। अब हम यहां पर अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो क्या होगा? वो होगा टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल हम अब यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? ये देखो, ये टाइम पीरियड कौन सा होगा? तो देखो यहां पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डायपोल होता है वो होता कैसे है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर से हमारे पास एक डायपोल रखा होगा। अब यहां पर हम क्या है, डायपोल रख लेते हैं, और ये जो डायपोल है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये डायपोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। और जैसे ही ये आपके पास जो डायपोल इस डायरेक्शन में आएगा, इस ओरिएंटेशन में आएगा, तो यहां पर ये मान के चलो इसके ऊपर ये जो टॉर्क की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये टॉर्क की डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जब टॉर्क लगेगा तो ये फिर से इधर आने की कोशिश करेगा, तो मतलब ये अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ टॉर्क करने की ऐसे ये कोशिश करेगा इस तरीके से। जब ये जिस स्पीड से ये ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड ही हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि इस ऑसिलेशन का ये कितना यहां पर ऑसिलेट कर रहा है। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या आपको पता है, टॉर्क, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायपोल का टॉर्क है वो होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमने अभी डिराइव किया था भाई। ये इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत कम हो, नियरली इवन आप ये 5 डिग्री या उससे भी कम हो, तो उस कंडीशन में आपके पास साइन थीटा विल नियरली इक्वल्स टू थीटा। साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर हो जाता है, और अगर कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा नियरली 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर टाउ इज इक्वल्स टू आपके सामने आ गया एम बी इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इसका टाइम पीरियड टॉर्क की वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो टॉर्क है ये तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, जो इसके एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा इसका खुद का वेट भी तो, वजन भी तो, मास भी तो होगा। उस मास के कारण अगर रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल मोशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काम करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण जो फोर्स है वो देखो, या टॉर्क है वो देखो। तो टॉर्क ऑन या टॉर्क ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉ इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा इंटू आई। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो ये आप ये मान सकते न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया यहां पर इक्वेशन नंबर 2, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्रॉम इक्विलिब्रियम या इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या होगा, आपके पास जो ये टॉर्क है जो इसके कारण लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो इधर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसकी मोशन में होने वाले चेंजेस को ओपोज करेगा। मतलब इस पहले से मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉर्क को ये ओपोज करेगा यहां से। इसके कारण यहां पर हमने क्या लगाया है, इसका नेगेटिव साइन लगाया है।
तो आप यहां पर देख सकते हो एम बी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्फा इंटू आई। इसको आप जब इधर रखोगे तो इधर रख देते हैं पहले ही, एम बी थीटा इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू अब प्लस एल्फा इंटू आई इज इक्वल्स टू थीटा। जो एल्फा है ना, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू थीटा। आई से पूरे में डिवाइड कर दो और इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख दो, प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? ये इक्वेशन आपकी एसएचएम की इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जो आपके पास डायपोल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आपको इस इक्वेशन से हमने डिफाइन कर दी। तो इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, d2 x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की जगह कौन है, थीटा, d2 x अपॉन dt स्क्वायर, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये तो हो गया आपके साथ। अब ओमेगा की कंपेयर कर दो। अब कंपेयर करने पर क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम बी अपॉन आई, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आप यहां पर ओमेगा लिखोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई, और ओमेगा को आपको पता है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो ये t इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, इसको चेंज करोगे तो i अपॉन एम बी अंडर रूट, और ये जो 2 पाई है ये और आ जाएगा, इसको और यहां पे सेटल करना है, ठीक है। ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इस टाइम पीरियड के साथ वो ऑसिलेट करेगा। ये आई है और ये दोनों क्या है, ये नीचे एम, एम फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इतना आपको पता होना चाहिए। अब फिर इसके अंदर हम आगे बात कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इतना आपको सब कुछ पता है। इसका जो डेरिवेशन है कम पूछे जाते हैं ये चीजें इतने, लेकिन कभी कभी जब हमारे सिलेबस में है तो कभी भी आ सकता है। ये कंपैरेटिवली कम पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर पूछा जाता है इससे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड खूब क्वेश्चन आते हैं, टॉर्क से रिलेटेड भी आते हैं। जब टॉर्क पूछना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा। टाइम पीरियड कभी अलग से जब पूछना होगा तो ये फिर आपको डेरिवेशन करवाएगा। इसको बस आपको बता दिया है तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट भी होगा और वो आसान तो नहीं है खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। इसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, सोलेनॉइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। लेकिन जो इसको सॉल्व किया हुआ है ना, वो किया हुआ है पहले सोलेनॉइड को यूज किया हुआ है और उसको बार मैग्नेट की तरफ ले गए हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से देखना है कि हमें सोलेनॉइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट या कैसे भी हो, आपको दोनों तरीके से इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो दोनों तरीके से आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना कि सोलेनॉइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। तो इसके लिए हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक
डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद में इसको हम थोड़े से अच्छे से देखते हैं। तो ये देखें हम यहां पर, ये जो हमने लिया है ये एक सोलेनोइड है, ठीक है। सोलेनोइड है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ साथ ऐसे बाइंड किए हुए बहुत सारे नंबर ऑफ यहां पर टर्न्स है। इसमें यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस सोलेनोइड के अंदर की जो डिस्टेंस है वो हम लिख नोट कर लेते हैं पहले। सोलेनोइड की डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, अगर आप इसको देखोगे ये डिस्टेंस है आपके पास L, और ये यहां से लेकर यहां तक भी है L, ओके। और जब हम इसको एक्सिस के अलोंग अगर देखते हैं, जैसे अगर ये ओरिजिन हो गया, ये अगर एक्सिस है तो ये प्लस L हो गया, और ये अगर देखें तो ये इसका नेगेटिव L हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखना है। इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, इसको आप R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लिया इसको, ओके। और यहां से इसके सेंटर से कोई इस एक्सिस पर कोई एक डिस्टेंस R है, इस R पर कोई पॉइंट है हमारे पास P, R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है, इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस कंप्लीट सोलेनोइड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के इक्वल अगर आ जाता है तो ये भी बार मैग्नेट की तरह ही माना जा सकता है, या बार मैग्नेट की तरह बिहेव हम इसका भी मान सकते हैं। तो यही चीज हमें यहां पर देखनी है, ठीक है। तो हम ये यहां पर कंप्लीट सोलेनोइड कंसिडर करते हुए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एजम्पशन लेने होंगे। एजम्पशन से पहले हम इसको थोड़ा सा इसको डिवाइड करना होगा कुछ पार्ट्स में। पहले हम क्या करेंगे, सोलेनोइड का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। जैसे आपके पास कंप्लीट ये इतना बड़ा सोलेनोइड है, हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं इतने से सोलेनोइड का छोटा सा जो पार्ट है उसको देखूंगा पहले, कि भाई इतने से के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और फिर जो इसके कारण आएगा वो हम पूरे के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। क्योंकि हमें सोलेनोइड के बारे में तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पता, लेकिन कोई जो मैग्नेटिक लूप होता है, करंट कैरिंग लूप होता है, उसके कारण हमें पता है। और एक बहुत स्मॉल पीस ऑफ सोलेनोइड विल वर्क एज ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। लूप जो है ना, सोलेनोइड का छोटा सा पार्ट लूप की तरह काम करेगा। जैसे सिलेंडर कंप्लीट होता है, उसमें से एक स्लाइस निकालकर आप उसको एज ए डिस्क कंप्लीट कर सकते हो, फिर छोटी छोटी डिस्क को वापस मिलाओगे तो सिलेंडर हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ही, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम आगे इसके अंदर। तो यहां पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हम यहां पर एक स्ट्रिप मान लेते हैं, जो इसका सोलेनोइड का छोटा सा पार्ट है। ये इस सोलेनोइड का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हमने यहां पर मान लिया, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो हम मान लेंगे, ये जो है ना इतना सा, ये इतना सा पार्ट हमने मान लिया सोलेनोइड का, इसकी स्ट्रिप मान ली छोटी सी, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है, इसकी ये थिकनेस हमने dx कंसिडर किया है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से, वो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस x है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये x है। तो यहां से x डिस्टेंस पर ये एक छोटी सी लाइन स्ट्रिप हमने कंसिडर कर ली, जस्ट लाइक बैंगल, किसी जो सोलेनोइड उसमें से कोई एक बैंगल है उसका हमने पार्ट मान लिया, ठीक है। फिर यहां से इस स्ट्रिप के कारण या इस बैंगल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड एट P ड्यू टू स्ट्रिप। मैं अब शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो ज्यादा आप ग्रामर वगैरह पे मत जाना। तो यहां पर है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n R स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये किसी भी लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका फॉर्मूला है। अब हमें इसको थोड़ा चेंज करना है, एन आई भी आएगा यहां पे, एन आई भी आएगा, ठीक है। तो हमने एन तो इस पूरे कंप्लीट सोलेनोइड के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो कंसिडर किया है। तो हमने जो छोटी सी स्ट्रिप है इसके अंदर कितने एक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कम होंगे। तो यहां पर इसको तो हमने करेक्ट करके क्या कर दिया, जो एन है इसको हमने कर दिया एन डैश आई आर स्क्वायर। करंट तो आई फ्लो हो रही है इसमें, तो करंट तो पूरे में से हर एक राउंड में सेम ही फ्लो होगी, तो करंट तो हम यहां पर सेम रखेंगे, करंट में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने एन डैश ले ली, कि छोटी सी स्ट्रिप में तो एन डैश ही होंगे, जो भी होंगे हम कैलकुलेट करके लिख देंगे अभी। फिर यहां से इस स्ट्रिप से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी इस पी तक के लिए, ये वाली डिस्टेंस होने वाली है, ये कंप्लीट आर है, ये आर माइनस ये छोटा सा एक्स है, क्योंकि इसमें पूरे आर में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये होगी आर माइनस एक्स। और ये किसकी जगह है, इस स्ट्रिप से लूप से इस पी की डिस्टेंस, और यहां से लूप से पी की डिस्टेंस कौन सा टर्म है, वो ये एक्स है, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला था पूरा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिख दोगे पूरा कंप्लीट 2 एक्स की जगह पे आपको लिखना होगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर लिखा ना उसमें आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका कंप्लीट हुआ है, जिससे आप यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इस, क्योंकि लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2। तो यहां पर आर की जगह तो आर आ गया, लूप की रेडियस सेम है, आर की जगह आर, लूप की रेडियस सेम है, करंट आई की जगह आई सेम है, 2 की जगह 2, ये की जगह ये, बचे दो चीज, एक एन को जगह एन डैश आ गया, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश कंसिडर करना पड़ेगा, और एक्स की जगह आर माइनस एक्स आ गया। सिंपल इतना सा डिफरेंस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे ये बात है कि यहां पर आपको जो एन डैश की वैल्यू वो कितनी आएगी, पूरी लेंथ है इसकी 2L, ठीक है, कंप्लीट लेंथ है इसकी 2L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके कैपिटल N। यूनिट लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे वो हम कंसिडर कर सकते हैं यहां पे स्मॉल n, क्योंकि सोलेनोइड के लिए तो स्मॉल n आ जाता है। यूनिट लेंथ में अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है तो dx डिस्टेंस पर कितने होंगे, n इंटू dx। जस्ट लाइक अगर एक नोटबुक के 3 रुपए लगते हो, नोटबुक के तो 3 रुपए में कौन सी आती है आजकल, एक पेंसिल के 3 रुपीज 3 रुपए लगते हैं, तो 5 पेंसिल कितने लगेंगे, dx में कितने होंगे, तो 3 × 5। सेम ऐसे ही 1 मीटर में अगर इतना है तो dx मीटर में कितना, n इंटू dx। सिंपल सी बात है। तो ये तो n डैश की जगह आ गई। अब हमें पता करना है कि कंसिडर r इज वेरी 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 ग्रेटर देन x। तो क्या हो गया, ये जो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और अगर
एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो हम आर इज ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर भी मानना पड़ेगा। इसकी ये वाली जो रेडियस है इससे भी बहुत ज्यादा दूर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, फिर ये जो आर स्क्वायर जो है ना ये भी नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, अब इन तीनों कंडीशंस को अगर इसमें प्लेस कर देंगे तो बचा क्या है, ये देखो हमारे पास बचा है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n dx i r स्क्वायर अपॉन 2। इसमें से ये भी नेग्लिजिबल हो गया, इसको भी छोड़ दिया, ये नेग्लिजिबल इसको भी छोड़ दिया, बचा तो ये केवल सिर्फ यही तो बचा जो आपके पास स्मॉल आर है, यही तो बचा। तो स्मॉल आर का स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्मॉल आर का क्यूब बचेगा केवल, और कुछ भी नहीं बचेगा। सिंपल सा आ गया। अब इसमें आप कर दो फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंटीग्रेशन dB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटू dx। बस सब कुछ कांस्टेंट है, जो d है ना इस d के साथ में जो उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो आप यहां से इसको चेंज कर दोगे और ये आपके सामने हो जाएगा म्यू नॉट, और कहां से कहां तक ये भी देखो, इस जीरो से इधर L लेफ्ट साइड है, नेगेटिव L से ये L पॉजिटिव L तक, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस L से L dx, इधर आ जाएगा b। और इसको जब मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, म्यू नॉट n i r स्क्वायर, ये r क्यूब है बेटा, नीचे नीचे r क्यूब है, तो 2 पाई r क्यूब, और ये यहां पे l माइनस L टू L, याद। अब सब कुछ याद रखना क्योंकि नेक्स्ट पेज में लिखना है हमें, ठीक है, नेक्स्ट जगह पर हमें इसको लिखना है। तो देखो म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपन 2 पाई नहीं है, ओनली 2 है, ये पाई नहीं होगा, यहां पे पाई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे चलो इसको लेकर चलते हैं। म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब इंटू, अब देखो यहां पर L माइनस L से प्लस L तक, हाँ ये एक चीज हमने क्या गड़बड़ कर दी क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया ना, कि जो dx है dx का इंटीग्रेशन में सीधा ही लिख लिया, सीधा ही आंसर दिमाग में चल रहा है। आंसर दिमाग में चलने पर ऐसी गलतियां होती है, dx का इंटीग्रेशन x होगा और x की फिर लिमिट रखेंगे माइनस L से L तक। ये आपका तब होता है जब आपके दिमाग में आंसर पहले से पता होता है ना, उस कंडीशन में ये ब्लंडर्स होते हैं। तो अब आपने x लिख दिया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर L माइनस और माइनस प्लस L अपॉन 2 पाई, नॉट पाई, पाई बाद में आएगा, r क्यूब, और ये आ जाएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब। यहां पर क्या बचा है, ये 2 इंटू एल। तो अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, क्या, म्यू नॉट n इंटू 2l i r स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब। देखो अब दो चीज चेंज करता हूं यहां पे, एक तो पाई को यहां पर और यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट n इंटू 2l, क्या है देखो, n क्या है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है ना, और 2l इसकी पूरे की लेंथ है, तो नंबर ऑफ
टर्न्स इन यूनिट लेंथ इक्वल्स टू टोटल लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ये तो कैपिटल एन हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास हो गया एन आई और ये एरिया अपॉन 2 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू बी चल रहा है। अब देखो ये एन आई क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। तो देखो ये जो एन आई ए जो है ना ये एम हो जाएगा, क्या, डाइपोल मोमेंट। वैसे इसके साथ मैग्नेटिक लगाना जरूरी होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये आपके पास उस सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कहां पे, एक्सिस पे। तो एक्सिस पर तो आपके पास जो सोलेनोइड के अलावा हमारे पास क्या था, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड यही था एक्सिस पर, हाँ यही था। इसमें बस आपको एक चेंज करना है, क्या, नीचे 4 पाई होता है, तो 4 इसको 4 बनाने के लिए, इसको 4 बनाने के लिए आपको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक स्टेप और लिख लो चाहे, म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब, तो यहां पे अब सही है, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब आप कह सकते हो कि यस वी कैन से कि सोलेनोइड कैन एक्ट एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट कैन ऑल्सो वर्क एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। आपकी बुक में ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये अलग नाम से दिया हुआ है, अलग नेमिंग में के साथ दिया हुआ है, यहां पर हमें ये अलग तरीके से किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर लगभग आपका हाफ कंप्लीट हो चुका है, और कल एक और लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।